हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग आज बायोलॉजी के चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है भाई? क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपको बताना है दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दूध से दही बनाने में हम लोग जानते हैं लैक्टोबैसिलस क्या होता है भाई? लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जिसे इडली और डोसा बनता है दोस्तों, उसमें किस जीव का उपयोग करके उसका आटा बनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन पहला जीवाणु है, दूसरा लैक्टोबैसिलस है, तीसरा विषाणु है, चौथा विष्ट है। तो आप भी अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग देखें तो इडली एवं डोसा का आटा ईस्ट का उपयोग करके बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा भाई? डी करेक्ट होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? दूसरे का डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं। तो पाश्चराइजेशन में क्या गर्म करते हैं? इसमें केवल दूध, किसी तल को 17 डिग्री से ऊपर, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कमेंट करके दोस्तों, तीसरा का क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन सही कौन होगा। तो यहाँ देखा जाए दोस्तों, तीसरा का हम लोग जानते हैं पाश्चराइजेशन में हम लोग सिर्फ गर्म दूध करते हैं। क्या करते हैं भाई? केवल दूध को गर्म करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कोरेला निम्न में से क्या है? कोरेला निम्न में से क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन हम लोग देखें शैवाल, दूसरा ऑप्शन प्रोटोजोआ, तीसरा एकल कोशिका प्रोटीन, इसमें जीवाणु। तो आप भी अपने आंसर को कमेंट करके बता सकते हैं कि दोस्तों चौथा का आंसर क्या होगा। हो गया दोस्तों, तो हम लोग चौथा का आंसर देखें तो इसमें कोरोला एक एकल कोशिका प्रोटीन होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो आप अपना ऑप्शन देखिए, किण्वन, HMP पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप भी 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब कर कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो किस प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है? तो इसमें हम लोग लैक्टिक अम्ल का निर्माण किण्वन विधि द्वारा, जो 5 का क्या होगा भाई? ए ऑप्शन होगा। किस विधि द्वारा? किण्वन विधि द्वारा इस लैक्टिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, छठा प्रतिजैविक है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ए टॉक्सिन, पादप, सिरप, औषधियाँ। तो इनमें से बताना है कि प्रतिजैविक क्या होते हैं। टॉक्सिन होते हैं, पादप होते हैं, सिरप होते हैं, औषधि होते हैं। तो वो क्या होते हैं? आप अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, प्रतिजैविक औषधि होती है, मेडिसिन। क्या होती है भाई? मेडिसिन होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। तो छठा का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, बायोगैस में होते हैं। तो आप ऑप्शन देखते हैं कि बायोगैस में क्या होते हैं। पहला ऑप्शन CO2, दूसरा ऑप्शन H2S, तीसरा ऑप्शन CH4, चौथा इनमें सभी। तो आपको बताना है दोस्तों, बायोगैस में क्या क्या मौजूद होते हैं। अब बायोगैस में मुख्य रूप से क्या मौजूद होते हैं? तो चलिए दोस्तों, बायोगैस में हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से क्या पाया जाता है भाई? मीथेन पाए जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो ऑप्शन नी CH4 होता है, जो मीथेन जो मुख्य रूप से पाया जाता है।
तो 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, नील हरी शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो नील हरी शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी है? तो हम पहला ऑप्शन देखें दोस्तों, मक्का, दूसरा ईख, तीसरा गेहूं, चौथा चावल। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ नील हरी शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होगा। तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नील हरी शैवाल किस खेत के लिए भाई। तो यह धान की खेत के लिए, किसके लिए भाई? धान की खेत के लिए। मगर हाँ, धान की खेत के लिए जैसे चावल होता है, ऑप्शन नंबर डी, 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो धान के खेत के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 9 नंबर, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन क्या है भाई? धान के, मक्का के, गेहूं के, गन्ना के। तो आपको बताना है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, वह किसके लिए किया जाता है? अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो यह किसके लिए होता है भाई? यहाँ भी धान के लिए, जैसे धान और चावल होता है, तो यहाँ भी धान के लिए साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्न में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो यहाँ ऑप्शन देखना है आपको। पहला ऑप्शन राइजोबियम, दूसरा अस्टुडोमोनास, तीसरा ए और बी, और चौथा ईस्ट है। तो आप देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ हम लोग देखें तो 10 का क्या होगा भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करता है? तो हम लोग जानते हैं इसमें कौन होगा भाई? राइजोबियम, जो पादपों के जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? जो पादप जैसे दलहन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 10 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 11 नंबर, जल ई कोलीई की अधिकता किसकी सूचक है? तो यहाँ आपको बताना है जल ई कोलीई की अधिकता किसकी सूचक है। तो पहला ऑप्शन पानी के खारापन, दूसरा ऑप्शन औद्योगिक प्रदूषण, तीसरा वाहिमत जल प्रदूषण, इनमें सभी। तो 11 का ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं 11 जल ई कुलई की अधिकता वहीमत जल प्रदूषण के लिए है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखें दोस्तों, माइक्रो राइजा की उपस्थिति है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पहला पौधों की जड़ों की अवशोषण, पौधों को रोग प्रतिरोध बनाता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताना है पौधों की जड़ों के अवशोषण की क्षमता बढ़ाता है, पौधों के रोग प्रतिरोध बनाता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आप बताइए कि क्या होगा। तो 12 जो में से माइकोराइजा की उपस्थिति क्या है भाई? यह पौधों की जड़ों की अवशोषण क्षमता भी बढ़ाता है और पौधों के रोगों को प्रतिरोधी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जो ए और बी दोनों है, जिसमें ए और बी दोनों है। तो ऑप्शन आपका सी 12 का करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मीथेन उत्सर्जन करता है? तो इसमें से देखा जाए तो आपका पहला ऑप्शन धान का खेत, पशु, दीमक, इनमें सभी। तो आपको बताना है कि मीथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है? धान का खेत से, पशु से, दीमक से, इनमें सभी से। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो धान की खेती होती है दलदली, वहाँ मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो धान के खेतों से मीथेन गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन 13 का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 14, वाहिमत मल जल के द्वितीय उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन हम लोग देखें दोस्तों, ईस्ट की, विषाणु की, जीवाणु की, कवक की।
तो आपको बताना है इसमें ईस्ट होगा, विषाणु होगा, जीवाणु होगा कि कवक होगा जो द्वितीयक उपचार के लिए किया जाता है। 14 का आंसर बताना है। तो यहाँ अगर द्वितीय वाहिमत मल जल के द्वितीय उपचार में जीवाणु का उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 14 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों 15, वह वाहिमत मल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है? तो यहाँ आपको बताना ऑप्शन प्लवन, छानन, निस्यंदन, इनमें सभी। तो आपको 15 का आंसर बताना है कि क्या होगा। चलिए, तो हम लोग जानते हैं इसमें तीनों विधि का उपयोग किया जाता है, प्लवन विधि द्वारा, छानन विधि द्वारा, निस्यंदन विधि द्वारा। तो आपका 15 का डी करेक्ट होगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है? पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है? पहला ऑप्शन ईस्ट से, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा 16 का। तो पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध हम लोग जानते हैं जीवाणु से आती है। किससे आती है भाई? जीवाणु से आती है, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों 17, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, राइजोपस में, न्यूकर से, एम्प्लीजिलस से, सेक्रोमाइसिस से। तो आपको बताना है कि 17 का आंसर करेक्ट क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 17 का क्या होगा भाई। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन राइजोपस में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 17 का ये सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी कटोन प्रतिरोध है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, कीट का, खरपतवारनाशी का, लवण का, सूखा का। तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। बी कॉटन प्रतिरोध किसका होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों बी कॉटन प्रतिरोध कीट का होता है, जो कीटों को मारता है। इसको मारता है भाई, कीटों को मारता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना कहलाता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ टैनिंग, क्यूरिंग, किण्वन, राइजेपिंग। तो आपको बताना है 19 का करेक्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं 19 का क्या होगा। क्यूरिंग होगा, जिसे चाय की पत्तियों को सुखाकर उसको चाय बनाया जाता है। तो उससे जो विशेष प्रकार के सुगंध निकलती है, तो वह किस विधि द्वारा निकलती है भाई? क्यूरिंग विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? क्यूरिंग विधि द्वारा वहां से सुगंध को उत्पन्न किया जाना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? क्यूरिंग कहलाता है। वो प्रोसेस क्या होता है भाई? क्यूरिंग होता है, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 20 नंबर। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन का उत्पादन किस लिए किया जाता है और कहाँ से किया जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, विषाणु से। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आपको बताना है इसमें कौन करेक्ट होगा। तो दोस्तों पेनिसिलिन को हम लोग कवक से उत्पन्न करते हैं। कवक किससे प्राप्त करते हैं भाई? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हम लोग कवक से प्राप्त करते हैं। तो 20 का ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? तो आपको देखना है साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, सहजीवी जीवाणु, इनमें सभी। तो जैव उर्वरक इसमें देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया भी है, माइकोराइजा भी है, सहजीवी जीवाणु भी है। तो आपको 21 का क्या होगा भाई? 21 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ 21 नंबर का डी आंसर सही है। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग तैयार करने में किया जाता है। तो आपको बताना है यह वाइन के लिए होता है, इडली के लिए होता है, पनीर के लिए होता है, ब्रेड के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग जो कहाँ किया जाता है आपको बताना है। तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइए।
तो जानते हैं दोस्तों, हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस का निर्माण हम लोग किसके लिए करते हैं भाई? पनीर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पनीर के लिए करते हैं। तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा भाई? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम अपना ऑप्शन देखेंगे, नील हरित बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, नेमाटोडस का, गेहूं के पौधों का। तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम नील हरित बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका 23 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन आप देखिए, पहला विटामिन सी का, राइबोफ्लेविन का, शर्करा का, प्रोटीन का। तो हम लोग जानते हैं ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है भाई? राइबोफ्लेविन का। राइबोफ्लेविन का, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मिथेनोजन नामक जीव सर्वाधिक प्रचुर होते हैं। तो यह कहाँ पाए जाते हैं? पशुओं के बाड़ में, प्रदूषण धाराओं में, गर्म झरनों में, सल्फर चट्टानों में। तो आपको बताना है कि मिथेनोजन जीवाणु सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है पशुओं के बाड़ में, दूसरा ऑप्शन प्रदूषण धाराओं में, तीसरा ऑप्शन गर्म झरनों में, चौथा ऑप्शन डी सल्फर चट्टानों में। ओके दोस्तों, तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा मिथेनोजन जीवाणु पशुओं के बाड़ में, जहाँ पशु बांधे जाते हैं, जहाँ पशु रहते हैं, वहाँ क्या होते हैं भाई? अधिक मीथेन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 26, निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? स्पुरुलिना, कोरेला, सिंडेसम, इनमें सभी। तो आपको बताना है दोस्तों 26 का आंसर करेक्ट क्या होगा। तो इनमें सभी जो है एकल कोशिका प्रोटीन है। एकल कोशिका प्रोटीन है। तो 26 का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर, दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है? दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है? तो पहला क्लास्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, ए और बी दोनों, स्ट्रेप्टोकोकस। तो हम जानते हैं इसमें दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। तो 27 का बी करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो यहाँ पहला लुईस पास्चर, जेडी वाटसन, स्टीफन हेल्स, रोबर्ट काख। तो आपको बताना है इसमें कौन ऐसे वैज्ञानिक है जो माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ देखा जाए लुईस पास्चर भी वैज्ञानिक है जो बायोलॉजी से संबंधित है, जेडी वाटसन भी वैज्ञानिक से संबंधित है, रॉबर्ट काख भी है, जबकि स्टीफन हेल्स जो क्या है वो माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं है। तो आपका 28 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 29 नंबर, किसी गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है भाई? एजोटोबैक्टर, कॉलिडेस्टिडियम, फ्रैंकिया, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों एजोटोबैक्टर। क्या होता है भाई? एजोटोबैक्टर होता है जो फली पौधों के पिंड में जैविक खाद के रूप में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन 29 का ए करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, अल्कोहल से सिरका का निर्माण किसके द्वारा होता है? अल्कोहल से सिरका का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आपका पहला ऑप्शन बेसिलस सबटिलस, क्लॉडिस्टिडियम, एसिटोबैक्टर सिटी, एजेटोबैक्टर। तो आपको बताना है कि इसमें 30 का ऑप्शन कौन सही होगा। तो अल्कोहल से सिरका प्राप्त करने के लिए हम लोग वेक्टर एसिटी का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
31 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, कुछ नीले हरे शैवाल का उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन क्या है भाई, ये प्रकाश संश्लेषित होते हैं, इन्हें संश्लेषणक होता है, एक ये कहीं भी उग सकते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि नील हरे शैवाल का उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जा सकता है क्यों। तो 31 का ऑप्शन आपको बताना है क्या होगा। तो नील हरे शैवाल जो क्या करते हैं भाई, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो 31 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, कार्बनिक उर्वरक जो फास्फोरस ग्रहण करना सुधारता है उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, एसिटिनोमाइसिटीज कवक, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है 32 का आंसर कौन होगा। तो इसका 32 का क्या होगा भाई, एजोस्पाइरिलम होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 33, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिर कारक है। तो आपका ऑप्शन क्या भाई, गोमस, एजोटोबैक्टर, फ्रैंकिया, एजोला। तो यहाँ पूछा गया है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिर कारक कौन है, तो 33 का ऑप्शन नंबर फ्रैंकिया होगा। क्या होगा भाई, फ्रैंकिया जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिर कारक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया किसके द्वारा सहायता करते हैं। तो यहाँ देखा जाए, पहला मृदा की क्षारीयता कम करके, मृदा की अम्लीयता कम करके, मृदा को उदासीन करके, जल भराव करके। तो हम जानते हैं 34 का मृदा की अम्लीयता कम करके। तो मिट्टी को क्या करते हैं भाई, मिट्टी के अंदर की अम्लीयता कम करते हैं और उसको उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 34 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, आज का 35वां क्वेश्चन जो लास्ट है, व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशक है। तो आपका ऑप्शन है ऑस्पोरिन, डिवाइन, डीडीटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो आपका 35 का आंसर होगा ऑस्पोरिन, जो क्या है, व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशी है। तो आपका 35 का एक करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।